तो क्या हाल है आप लोगों का। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और ये वीडियो हमारा क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जो कि हमारा नेशनली राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और उसका ये वीडियो पार्ट नंबर है 8। इसके पहले 7 वीडियोस किए हैं इस चैप्टर के ऊपर और इस टॉपिक को पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो अभी तक तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी यूरोप के बारे में और वहाँ के नेशनलिज्म के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं जर्मनी और इटली के बारे में, कि आखिर जो जर्मनी जो स्टेट हम नाम सुनते हैं और जो इटली आज हम कंट्री का नाम सुनते हैं, ये आखिर बने कैसे। तो पीछे जो आपने पढ़ा उसमें आपको ये समझ में आया होगा कि जर्मनी जो था वो पहले बहुत सारे स्टेट में बटा हुआ था। उसमें बहुत सारे अलग अलग स्टेट थे, करीब 39 स्टेट्स थे और उतने बड़े टुकड़े में वो बटा हुआ था, जिसमें कि एक प्रसा जो था वो सबसे बड़ा राज्य था। और इसी तरीके से इटली भी कई हिस्सों में टूटा हुआ था और उस पर अलग अलग राज्यों का शासन था, अलग अलग लोगों का शासन था। तो देखिए इस टॉपिक के अंदर हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं 4.1 जर्मनी के बारे में। सबसे पहले आइए हम जर्मनी के बारे में पढ़ते हैं। और जर्मनी में भी पूछा गया है, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ नेशन। क्या सेना जो है वो किसी भी नेशन की निर्माता हो सकती है। तो इसी चीज़ को हम देखते हैं। आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विथ डेमोक्रेसी एंड रिवॉल्यूशन। 1848 के बाद जो नेशनलिज्म की बात हो गई, नेशनलिज्म की भावना हो गई, वो डेमोक्रेसी और रिवॉल्यूशन की बात से बिल्कुल अलग हो चुकी थी। जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट होते थे वो बहुत ही यूज़ किए जाते थे कंजर्वेटिव लोगों द्वारा मोबिलाइज करने के लिए और प्रमोट करने के लिए जो स्टेट पावर है उसको, और पॉलिटिकल डोमिनेशन को अचीव करने के लिए या फिर बढ़ाने के लिए यूरोप में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि जो पहले नेशनलिज्म की भावना वो जो डेमोक्रेसी से जुड़ी हुई थी और रिवॉल्यूशन से जुड़ी हुई थी, ये अब उससे बिल्कुल अलग हो चुकी थी। और नेशनलिज्म के बातों को अब जो कंजर्वेटिव लोग थे और जो मोनार्कीज थी वो अब यूज़ करने लगी थी। और this can be observed in the process by which Germany and Italy came to be unified as nation state। और इस चीज़ को आप इस बात से समझ सकते हैं, जो प्रोसेस हुआ जर्मनी और इटली में उन्हें एक नेशन स्टेट क्रिएट करने में। एज यू हैव बीन सीन नेशनलिस्ट फीलिंग वेयर वाइड स्प्रेड अमंग मिडिल क्लास जर्मन्स हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन ऑफ द जर्मन कन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो देखिए आपने पहले भी देखा, पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि जो नेशनलिस्ट फीलिंग जो था वो बहुत ही ज़्यादा फेमस था मिडिल क्लास जर्मन्स के बीच में। जर्मनी के जो मिडिल क्लास लोग थे उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। इसीलिए उन्होंने 1848 में ट्राई किया था कि जो जर्मनी के जो डिफरेंट रीजन्स हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग लोगों द्वारा शासन किए जा रहे हैं, उन सभी को एक नेशन स्टेट के रूप में बदला जाए, उन सभी को एक में मिलाया जाए और जो कि गवर्न हो एक इलेक्टेड पार्लियामेंट से। दिस लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स कॉल्ड जंकर्स ऑफ प्रशा। तो देखिए ये जो पूरा इवेंट हुआ, ये मिडिल क्लास के लोगों द्वारा जो इवेंट हुआ था, इसे पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया था। ये जो मोनार्की थे, जितने भी प्रशा भी जिसमें था और भी अलग अलग जो मोनार्कीज थे उन सभी द्वारा, और इनके साथ मिलिट्री और जो बड़े लैंड ओनर्स थे वहाँ के जमींदार जिसे कि हम कह सकते हैं, उन सभी का सहयोग से इस पूरे इनिशिएटिव को क्रश कर दिया गया था, दबा दिया गया था। और उसके बाद यानी इस पूरे इवेंट के बाद 1848 के इवेंट के बाद जो प्रशा था उसने एक तरीके का लीडरशिप ले लिया मूवमेंट के लिए, नेशनल यूनिफिकेशन के लिए जो मूवमेंट था उसका लीडरशिप उसने ले लिया। जो इसका चीफ मिनिस्टर था प्रशा का, ऑटो वॉन बिस्मार्क। तो ये जो ऑटो वॉन बिस्मार्क था वो एक तरीके का आर्किटेक्ट हम कह सकते हैं, वो था इस पूरे प्रोसेस के लिए। और इस पूरे प्रोसेस के लिए उसने प्रशा की जो आर्मी थी और ब्यूरोक्रेसी उसका उपयोग किया था, उसका मदद लिया था अपने इस ड्रीम को, अपने इस वर्क को अचीव करने के लिए, अपने इस वर्क को अचीव करने के लिए। देयर वेर 3 wars over 7 years with Austria, Denmark and France ended in Prussian victory and completed the process of unification. In January 1871, the Prussian king William I was proclaimed German emperor in the ceremony held at Versailles. तो देखिए 3 वार्स लड़े गए ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ, और इन तीनों में प्रशा की जीत हुई
और इन तीनों जीत के साथ जो प्रसा का यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हुआ। और 1871 में जनवरी में जो प्रसा का जो किंग था विलियम वन, उसे जर्मन एम्परर घोषित कर दिया गया। और इसके लिए एक वर्साई में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसके बाद और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, ऑन द बैटरी कॉल्ड मॉर्निंग ऑफ 18 जनवरी 1871 एन असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, इंपॉर्टेंट प्रशियन मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क गैदर इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर ऑफ पैलेस ऑफ वर्साई टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर हेडेड बाई कैसर विलियम वन ऑफ प्रसा। तो देखिए ठंड के दिनों में 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली बुलाई गई जिसमें कि जर्मन जितने भी स्टेट्स थे उनके प्रिंस आए हुए थे, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव थे, प्रसा के इम्पोर्टेंट मंत्री थे ऑटोमन बिस्मार्क के साथ, वो सभी मिरर ऑफ पैलेस में आए थे जो कि बहुत ठंडा था। और वहाँ पर जर्मन एम्पायर घोषित किया गया था कैसर विलियम फर्स्ट को, जो कि प्रसा का शासक था। The nation building process in Germany had demonstrated the dominance of Prussian state power. The new state placed a strong emphasis on modernizing the currency, banking, legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices often became a model for rest of the Germany. तो देखिए जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था, एक मिनट, जो नेशन बिल्डिंग का जो प्रोसेस था जर्मनी में, वो डेमोन्स्ट्रेट करता था जो प्रसा की शक्ति थी, प्रसा की पावर थी उसको। और जो न्यू स्टेट बना, यानी कि जो नया जर्मनी बना जिसमें कि प्रसा को जो कैसर विलियम था वो वहाँ का एम्परर घोषित किया गया, उसने ज़्यादा फोकस किया करेंसी को मॉडर्नाइज करने पर, बैंकिंग को मजबूत करने पर, लीगल और जुडिशियल सिस्टम को मजबूत करने पर और बेहतर बनाने पर जर्मनी के अंदर। और जो प्रसा के अंदर जो मेजर्स यूज़ किए जाते थे वजन नाप तोल के लिए या फिर लंबाई को मापने के लिए, और जितने भी तरह के प्रैक्टिसेज होते थे उन सभी को बाकी की जो जर्मनी था उस पर लागू किया गया और उसी को फॉलो किया गया पूरे जर्मनी के ऊपर। तो यहाँ देख सकते हैं इस पूरे मैप को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। मैप में ये जो रीजन है, ये रीजन शुरुआत में पहले प्रसा हुआ करता था, इस रीजन को जीता गया था, आपको यहाँ पर बताया गया है ऑस्ट्रिया से ये आपको जीता गया था। अब ये शायद ऐड हुआ था जर्मन कन्फेडरेशन में 1867 में। और येलो रीजन जो है वो ऑस्ट्रिया का रीजन था, उसको कैप्चर किया गया था। इस तरीके से पूरा रीजन था, अलग अलग जगहों से इसे कैप्चर किया गया था। और अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम देखते हैं इटली का यूनिफिकेशन, कि आखिर इटली का जो यूनिफिकेशन है वो कैसे हुआ था। तो जर्मनी की तरह ही इटली जो था उसका भी एक बहुत पुराना इतिहास था, क्योंकि वो भी जर्मनी की तरह पॉलिटिकली बहुत ही ज़्यादा फ्रेगमेंटेड था। इटालियंस वेयर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टीज, स्टेट्स एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। तो इटली जो था वो बहुत ही अलग अलग डायनेस्टीज के अंदर में शासन के अंदर में आता था। बहुत अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोग शासन करते थे, अलग अलग एम्पायर शासन करता था। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी 19th सेंचुरी के मिडिल में इटली जो था वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था, 7 स्टेट्स में वो डिवाइडेड था, जिसमें से केवल एक सरदाना पिडमोंट जो था वो एक इटालियन प्रिंसली हाउस द्वारा रूल किया जाता था। यानी सिर्फ एक स्टेट था 7 स्टेट में से जहाँ का जो रूलर था वो इटालियन था, बाकी दूसरे रीजन जो थे उस पर बाहर का कोई रूलर शासन करता था। नॉर्थ रीजन जो था उसको रूल किया जाता था ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर द्वारा, सेंटर को रूल किया जाता था पोप द्वारा, साउदर्न रीजन को रूल किया जाता था बर्बन किंग ऑफ स्पेन द्वारा, यानी कि जो स्पेनिश थे वो रूल करते थे। Even the Italian language had not acquired one common form and it still had many regions and local variation। तो देखिए इटालियन लैंग्वेज जो था वो एक फॉर्म उसने एक्वायर नहीं किया था और उसके बहुत अलग अलग रीजनल और लोकल वेरिएशन थे, अलग अलग वेरिएशन थे। और वहाँ पर एक तरीके से हम कह सकते हैं यूनिफिकेशन नहीं था वहाँ के लोगों के बीच में। ड्यूरिंग द 1830s, यानी कि 1830 के आसपास जो जोसेफ मेज़नी था उसने एक अपना विज़न दिया कि वो चाहता है कि जो इटालियन रिपब्लिक है एक यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक बने, जहाँ पर सभी जितने भी अलग अलग स्टेट्स हैं उनको मिलाकर एक इटालियन रिपब्लिक बनाया जाए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। तो जो
जोसेफ मेजनी था, उसने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म किया था जिसका नाम था यंग इटली। और इस पूरे संगठन का मकसद ही यही था कि एक इटली बनाया जाए जो कि पूरा यूनिफाइड हो। और इस क्या कहते हैं, द फेलियर ऑफ रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 मीन दैट द मेंटल नाउ फेल ऑन सडाना पिडमोंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टर इमानुएल सेकेंड टू यूनिफाई द इटालियन स्टेट्स थ्रू वार। तो देखिए जो इवेंट्स हुए थे 1831 में और 1848 में, उन इवेंट्स के फेल होने के बाद ये एक तरीके से पूरा भार जो था इटली को यूनिफाई करने का, वो एक तरीके से सडाना पिडमोंट के ऊपर आ गया, जो कि इटालियन एक तरह का पेनिनसुला स्टेट था। और उसके ऊपर ये जिम्मा आ गया कि वो इटालियन स्टेट्स को एक में मिलाकर एक बड़ा इटली क्रिएट करे और एक यूनिफाइड इटली का निर्माण करे। और यहाँ पर एक और बात नोट करने वाली ये है कि जो रूलिंग एलिट्स थे इस रीजन के, वो एक यूनिफाइड इटली बनाना इसलिए भी चाहते थे क्योंकि एक यूनिफाइड इटली बनने से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और उनका पॉलिटिकल डोमिनेंस भी इस रीजन में बढ़ेगा। इस वजह से भी वो चाहते थे कि एक यूनिफाइड इटली का निर्माण हो। अब यहाँ हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर कैवर, यानी जो इटली में जो सडाना पिडमोंट था उसका चीफ मिनिस्टर कैवर के बारे में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति था क्योंकि इसने ही पूरा प्लान तैयार किया था पूरे इटली को यूनिफाई करने का। चीफ मिनिस्टर कैवर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन्स ऑफ इटली वाज नीदर अ रिवॉल्यूशनरी नॉर अ डेमोक्रेट। तो देखिए ये जो व्यक्ति था ये ना ही रिवॉल्यूशनरी आइडियोलॉजी को फॉलो करता था, ना ही डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। तो जो दूसरे वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स थे इटालियन एलिट जो ग्रुप होता है हाई क्लास सोसाइटी के, उन मेंबर्स की तरह ये फ्रेंच ज़्यादा बेटर बोल लेता था मुकाबले जो इटालियन था। यानी इटली का होने के बावजूद, इटली कंट्री को यूनिफाई कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद ये फ्रेंच ज़्यादा बेटर बोलता था इटालियन के मुकाबले। Through a tactful diplomatic alliance with France engineered by Cavour, Sardana Piedmont succeeded in defeating the Austrian forces in 1859। तो देखिए कैवर ने बहुत ही चालाकी से फ्रांस के साथ एक अलायंस किया और इस अलायंस के साथ ही जो सडाना पिडमोंट था वो सक्सीड हो गया ऑस्ट्रियन ताकतों को डिफीट करने में 1859 में। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leadership of Joseph Garibaldi joined the fray। तो देखिए जो रेगुलर ट्रूप्स थे यानी जो सेना थी उसके अलग से भी बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर्स आए, बहुत सारे लोग शामिल हुए सैनिक के रूप में आगे आए और इसका लीडरशिप कर रहा था जोसेफ गैरिबाल्डी। और 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ टू सिलिसेज। तो देखिए 1860 में ये जो जोसेफ गैरिबाल्डी था वो अपने समर्थकों के साथ और अपने फॉलोअर्स के साथ, जो लोग इसके साथ आए थे उनके साथ मिलकर ये साउथ इटली में घुस गया और फिर किंगडम ऑफ टू सिलिसेज में भी पहुंच गया। और वहां पर जो लोकल पेजेंट्स थे उनका भी सपोर्ट हासिल करने में ये सफल हो गया और वहां से बहुत ही आसानी से इसने स्पेनिश रूलर जो थे, स्पेनिश जो एम्पायर था वहां पर फैला हुआ, उन सभी को वहां से खदेड़ने में कामयाब हुआ। और इसके बाद 1861 में जो विक्टर इमानुएल था यानी जो सडाना पिडमोंट का रूलर था उसे यूनिफाइड इटली का किंग घोषित कर दिया गया, राजा घोषित कर दिया गया। However, much of the Italian population among whom rates of illiteracy was very high remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। तो देखिए इस पूरे काम क्रिया के दौरान ये जितना भी चीज़ें हो रही थी उस दौरान जो इटालियन पॉपुलेशन था उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जो कि इलिटरेट था और उसे इन सभी चीज़ों लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी और इस तरह की बातें उन्हें समझ में नहीं आती थी। द पेजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गैरिबाल्डी इन साउदर्न इटली हैड नेवर हर्ड ऑफ इटालिया एंड बिलीव दैट ला टालिया वाज विक्टर इमानुएल्स वाइफ। तो देखिए जो पेजेंट थे साउदर्न इटली के जिन्होंने सपोर्ट किया था गैरिबाल्डी को, उन्होंने इटालिया नाम का कोई वर्ड नहीं सुना था, इसके बारे में जानते भी नहीं थे और उन्हें लगता था कि लातिला जो है वो विक्टर इमानुएल जो है उसकी वाइफ का नाम है, यानी वहाँ का जो रूलर है उसकी वाइफ का नाम है।
और इसी वजह से वो एक तरीके से सपोर्ट भी कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप में कि किस तरीके से इटली पूरे पार्ट्स में डिवाइडेड था और किस तरीके से वो एक यूनिफाइड कंट्री बन गया। तो ये था हमारा वीडियो। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 4.3 द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने देखा जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।